नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सरकारी डिटेल डॉट कॉम। आज का ये वीडियो जो है वो प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन के बारे में है। आज की इस वीडियो से हम प्रीवियस ईयर जीके के प्रश्नों की एक श्रृंखला भी शुरू कर रहे हैं। ये इस श्रृंखला का पहला वीडियो जिसमें आपको एसएससी जीडी 2022 के प्रश्न करवाए जाएँगे। और ये एसएससी जीडी 2022 का जो पहला पेपर हुआ था 10 जनवरी 2023 को, इसका पहला शिफ्ट आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया जाएगा आपके सामने। आपको बता दें कि ये सभी प्रश्न जो हैं वो आपका sscgdquiz.com पर भी उपलब्ध हैं। आप sscgdquiz.com पर जाकर इन सभी प्रश्नों को चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न जो हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन-सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन महोत्सव है, जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? इसके 4 ऑप्शन है, काला घोड़ा कला महोत्सव, गुड़ी पाड़वा, मकर संक्रांति या पोला महोत्सव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये है पोला महोत्सव। पोला महोत्सव है जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है और महाराष्ट्र के अलावा भी ये 2 राज्यों में मनाया जाता है, इसमें मध्य प्रदेश और इसके अलावा छत्तीसगढ़। इन दोनों के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये पोला महोत्सव मनाया जाता है। और ये त्योहार जो है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पुराने ज़माने में जो खेती हमारी होती थी, वो बैलों के ही माध्यम से होती थी। तो इन्हीं बैलों को सम्मानित करने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न जो है, मांस और मार्केंसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये मांस और मार्केंसिया क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। मांस जो है और मार्केंसिया ये एक प्रकार के पौधे हैं और आपसे ये प्रश्न यहाँ पर पूछा कि किसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये जो शैवाल, अनावृतबीजी, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा, ये जो सभी चारों ऑप्शन हैं आपके, ये पादप के वर्ग हैं। तो ये पूछा मांस और मार्केंसिया किस पादप वर्ग में आते हैं? तो मांस और मार्केंसिया जो है आपका ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? जागोई भारतीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक शैली है? जागोई यानी कि जागोई जो है आपका, ये कौन-सी नृत्य शैली है? मणिपुरी, सतरिया, ओडिसी या कथक? तो जागोई आपका जो है मणिपुरी नृत्य जो है, मणिपुरी नृत्य, इसी की एक शैली है ये जागोई। और मणिपुरी जो है आपका कहाँ पर परफ़ॉर्म किया जाता है भारत के किस राज्य में? तो मणिपुरी आपका नाम से ही पता चल रहा है, मणिपुरी मणिपुर में परफ़ॉर्म किया जाता है। अब चलिए चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न क्या है हमारे सामने? चौथा प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीकों की पहचान करें। इनमें से ये 2 ऑप्शन जो है एक ही हो गया है, गुप्त ऊष्मा को कम करके, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, प्रदाह को कम करके। तो इसका जो सही उत्तर है ये आपका दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। अब चलिए आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जीवन स्तर में सुधार, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, अवसंरचना में वृद्धि या गरीबी उन्मूलन। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। अब इसका जो कुछ इसके और भी इम्पोर्टेंट जो है लक्ष्य हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसका जो मुख्य उद्देश्य जो था, ये मेनली है सामाजिक न्याय। आपका कई बार पूछा गया है सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो सामाजिक न्याय के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करना, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना से और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से एक है पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस योजना को किस पंचवर्षीय योजना के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है हमारा ये दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी सेकंड 5 ईयर प्लान जो था, वो पीसी महालनोबिस ने ही डिज़ाइन किया था। तो इसीलिए जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए छठवां प्रश्न क्या है हमारे सामने? छठवां प्रश्न देखते हैं, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित किया था? अब ये तो हालाँकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये 2022 का क्वेश्चन है, पिछले साल आया था। तो ये अब हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। हालाँकि इसका उत्तर जो है नरेंद्र मोदी ने ही किया था। आईएनएस विक्रांत को स्वदेशी एयरक्राफ्ट है ये और ये कमीशन्ड किया था भारतीय सेना में। अब चलिए 7वां प्रश्न क्या है हमारे सामने? 7वां प्रश्न जो है डैश 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 जो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एमपी लेट्स अंबेडकर सोशल इनोवेशन, समर्थ योजना, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। यानी कि ये चारों स्कीम में से कौन सी स्कीम है जो वस्त्र मंत्रालय यानी कि कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये समर्थ योजना आपका इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, समर्थ योजना। समर्थ योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी कारीगर हैं उनको कौशल सिखाकर उन्हें माँग आधारित रोज़गार देना। यानी कि पहले इनको कौशल सिखाया जाएगा, उसके बाद फिर इनको रोज़गार दिया जाएगा। अब जो वस्त्र मंत्रालय है इसके मंत्री कौन हैं? केंद्रीय मंत्री केंद्रीय कपड़ा मंत्री जो हैं वो आपकी स्मृति ईरानी, ये आपकी कपड़ा मंत्री हैं। कलिंग युद्ध निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस राजा के शासनकाल में, दशरथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या अशोक। तो कलिंग युद्ध जो है वो सभी जानते हैं कि अशोक के अंडर में लड़ा गया था और इसी युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या है हमारे सामने? 9वां प्रश्न जो है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव द्वारा किया जाता है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं द्वारा, केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो संसद यानी कि लोकसभा लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की जो है विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, ये 3 जो हैं, इन्हीं तीनों के सदस्यों द्वारा मिलकर वोटिंग की जाती है और फिर भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। और भारत के राष्ट्रपति के लिए जो संविधान में हमारे अनुच्छेद है, वो किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है? तो ये आपका अनुच्छेद 55 के तहत भारत के राष्ट्रपति का पूरा कि कैसे चुनाव होगा और क्या-क्या इनके वेतन भत्ते आदि होंगे, ये सब अनुच्छेद 55 में निहित है। और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है और ये इम्पोर्टेंट भी है, आपकी परीक्षाओं में ये कई बार पूछा गया है। अब चलिए इसके बाद जो 10वां प्रश्न है, उस पर आते हैं। 10वां प्रश्न क्या है हमारे सामने? तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो तपन कुमार पटनायक ये जो हैं आपका छऊ नृत्य में इन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता और छऊ नृत्य जो है आपका ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में परफ़ॉर्म किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के नोट के पृष्ठभाग पर कौन-सा चित्र अंकित है? तो ये 2000 के नोट के पीछे जो है आपका ये मंगलयान आपका अंकित होता है। मंगलयान इस पर छपा होता है 2000 के नोट के पीछे और ये अभी हाल ही में जो है इसको 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी, 30 सितंबर 2023 इसको बंद कर दिया गया है। भारत के आरबीआई द्वारा 2000 के नोट जो हैं बंद कर दिए गए हैं। इसमें यहाँ पर देखिए आपको पूरा बताया गया है इसके बारे में। नए मूल्य वर्ग के पृष्ठभाग पर मंगलयान की आकृति है जो अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में देश के पहले उद्यम को दर्शाती है। अब चलिए आगे चलते हैं और 12वां प्रश्न क्या है हमारा? भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? यानी कि जब भारतीय संविधान हमारा बन के पहली बार तैयार हुआ था, तो उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उस समय जो है भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया था। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अधिसूचियाँ थीं। वर्तमान में इस समय जो है कुल मिलाकर 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। अब इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने? 13 आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? यानी कि जब इमरजेंसी लगाई जाती क्या है? इमरजेंसी तो लगाना देश के लोकतंत्र में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर इमरजेंसी लगाई जाती है, तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। हालाँकि ये पहले से ये नहीं था, ये जो इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, तो उसके बाद से ये संविधान में संशोधन करके ये प्रावधान लागू किया गया था कि अब से अगर कभी भी इमरजेंसी लगाई जाती है, तो अनुच्छेद 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता।
ये आपका हमेशा आपके मौलिक अधिकारों के तहत ये मिलेगा आपको। 14वां प्रश्न क्या है? 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीप के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? तो इसका ये 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल जिन्होंने पार किया था, ये थे मिहिर सेन। इन्होंने 1966 के कैलेंडर ईयर में जो है 5 महाद्वीपों को एक ही साल के अंदर इन्होंने पार किया था। मिहिर सेन जो हैं 1958 में डोवर से ये कैलिस तक इंग्लिश चैनल को फतह करने वाले पहले भारतीय थे। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले पहले एशियाई भी थे, यानी कि न केवल इंडियन, साथ ही ये फर्स्ट एशियन पर्सन भी थे जिन्होंने ये कारनामा किया। 1966 में वे एक कैलेंडर ईयर में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति बन गए। यहाँ तक हमने 14 प्रश्न देख लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न देखते हैं। तो ये है जो कर्क रेखा जो है ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है और ये जो है एक काल्पनिक रेखा मानी गई है। 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री पर ये होती है और ये भारत के किन-किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत में कुल मिलाकर जो है 8 स्टेट हैं, वहाँ से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम, इन 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। और ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये कर्क रेखा जो है, ये इनमें से किस राज्य में नहीं गुजरती? तो ये 8 राज्य आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर आपके लिए ये देखिए ये सभी 8 राज्यों के नाम भी लिख दिए गए हैं। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और फिर लास्ट में मिज़ोरम। इन 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा जो है भारत में गुजरती है। अब चलिए इसके बाद जो 8वां प्रश्न है, 8वां नहीं सॉरी 16वां प्रश्न है, ऐसी राजस्व प्राप्तियाँ जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है, क्या कहलाती हैं? तो ये जो है आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न है और इन्हें जो है हिंदी में गैर प्रतिदेय कहते हैं। अब 17वां क्या प्रश्न है, 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? अब ये तो देखिए 2022 में आपका एग्ज़ाम हुआ है, 23 में, और इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं बनता। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी? ये सिर्फ़ ऐसे ही दे दिया जाता है ताकि कुछ भी मतलब कर्नाटक ने जीता था ये। इसके बाद चलिए अब 18वां प्रश्न जो है, 18वां प्रश्न है, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यानी उत्तराखंड सरकार का जो है राज्य ब्रांड एम्बेसडर 2022 में अगस्त में जो नियुक्त किया गया, वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ऋषभ पंत। ऋषभ पंत आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड से ही आते हैं, दिल्ली में पले-बड़े हैं और इस समय एक समय पर जो है भारतीय क्रिकेट टीम में काफ़ी अच्छे मुकाम पर पहुँच चुके थे और हालाँकि इस समय चोटिल हैं और वापसी कर रहे हैं। तो ऋषभ पंत को अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न क्या है? भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो ये कॉफ़ी का एक प्रकार है अरेबिका कॉफ़ी और ये जो है कॉफ़ी मुख्यतः जो है कर्नाटक में ही उगाई जाती है और अरेबिका कॉफ़ी भी जो है आपका ये कर्नाटक में ही उगाई जाती है। और अगर और स्पेसिफिक जाएँ तो ये कोकाडू जिले में उगाई जाती है। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी विशेष रूप से वायनाड जिले के क्षेत्र में उगाई जाती है। रोबस्टा कॉफ़ी ये भी पूछा जा सकता है और इसके बाद जो है ये केरल के पूर्वी भाग में स्थित है। अब आज का जो है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और जो है इस शिफ्ट का भी जो अंतिम प्रश्न है 20वां, भारत में संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? पहली बार। पहली बार जो है भारत में संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो ये आपका जो है 1881 में आपका पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी। और ये जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा करवाया गया था और जो एक उस समय के वायसराय थे लॉर्ड मेयो, इन्हीं को भारत में पहली बार जनगणना के लिए जाना भी जाता है। और उसके बाद से लगातार हर 10 वर्ष में एक बार भारत में जनगणना होती आ रही है। और सबसे पहले जो है ये आपका 1872 में की गई थी, लेकिन 1872 में जो की गई थी जनगणना, वो पूरी नहीं हो सकी थी। और ये मुख्यतः जो है इसको इसलिए पूरा नहीं माना जाता क्योंकि ये इसमें भारत की जो है ग्रामीण आबादी नहीं शामिल थी। ये सिर्फ़ शहरों-शहरों में ही कर लिया गया था।
इसलिए इससे जो है काफ़ी सही आंकड़े नहीं मिल पाए थे। तो इसके बाद 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी। तो अब आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और ये सभी प्रश्न आप जो है यहाँ से sscgdquiz.com पर भी जाकर आप इसका लाभ उठा सकते हैं।